हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। हमारा जो सामाजिक विमर्श लेड बाय हमारे मीडिया के जो हो गया है वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है, क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है आज के समाज को में राजनीति करने के लिए। पता नहीं अपने को मेजर कर्नल कुछ कहता है, 5-6 साल उसकी नौकरी थी, लेकिन टेलीविजन चैनलों में बड़ा हीरो है हमारी। हाँ, हमारी तमाम विदेश नीति पर ऊट पटांग बातें करता रहता है, जिसको सरकार भी इंडोर्स नहीं करती, लेकिन सरकार उसको यूज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं। अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है यूएस का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। हमारी कीमत नहीं, हमारी कोई कीमत कहाँ है, हमारी किस चीज की कीमत है, ये तो सब लोगों ने इस युद्ध में देख लिया ना, कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। आँख में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट में। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको हटा दीजिए। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर पे देखा जाए, डिप्लोमेटिकली, तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहां पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जिसको हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर साइड लाइन करना चाहते थे, हाशिए पर फेंकना चाहते थे। हमने बड़ी मेहनत की इसको लेकर। ये पूरा वाकया, इसको 1 साल गुजर चुका है पहलगाम से शुरू होकर, और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अब ये लम्हा आया है। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी, जिसने, मैं कहूँगी, जिनके दौर में ही एक ऐतिहासिक गलती, अगर वो मानेंगे कभी, तो ये हुई कि वो इजराइल चले गए। तो अब इस पूरे मामले पर अगर वाकई पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है, ये सीज फायर हो पाती है, तो उसका जो पूरी दुनिया में है स्टेटस वो क्या होगा। और भारत जो उससे कई गुना, 5-6 गुना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, हमारा समाज, हमारा अर्थशास्त्र, हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ कहीं ज़्यादा स्टेबल है उस देश के मुकाबले। तो क्या इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, जो ईरान जंग की वजह से जिस तरह से डिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया की जो तरतीब है, उसमें अपनी जगह हम कहाँ देखते हैं? क्या पाकिस्तान के बरक्स हमें अपनी जगह देखनी चाहिए, या बाकी पूरी दुनिया के बरक्स देखनी चाहिए? इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, बहुत मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ शीतल पी सिंह मौजूद हैं। इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे पब्लिकेशंस के साथ काम करते रहे हैं, और सत्य हिंदी के को फाउंडर हैं। पूरी ईरान जंग पे मैं आपको लेकर आती हूँ। पिछले 50-60 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इसका जो भी एक आखिर में रिजल्ट, तो देखिए, युद्ध कितना भी लंबा हो, वो आखिर में तो शांति पे ही ख़त्म होता है। इस पूरे युद्ध को और युद्ध के कवरेज को भारत में टीवी, यूट्यूब के स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में कोई भी बात हो, हमारा जो सामाजिक विमर्श लेड बाय हमारे मीडिया के जो हो गया है वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है, क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है आज के समाज को में राजनीति करने के लिए। और जो कि राजनीति इंजन होती है, तो फिर वो सारी चीज़ों को या तो नष्ट करती है या उसको आगे ले जाती है। तो ये हमने एक फैसला कर लिया है, हम इस पे चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब हम जैसे बहुत सारे आलोचक उसको कहते हैं कि हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट करेंगे और अराजकता में डूब जाएंगे। जो उसके समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं, यही रास्ता है और इसी से वो तरक्की करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम लोग निर्णायक नहीं हो सकते, आलोचक ही रह सकते हैं। तो उतने तक अपने को अभी सीमित रख सकते हैं एक नागरिक के तौर पर, और एक पत्रकार होने की कोशिश करते हुए व्यक्ति के तौर पर। यही कह सकते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि हम जहाँ और जिस राह पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान बैशिंग और मुसलमान को टारगेट करने का है, ये हमें कहीं लेके पहुंचेगा। लेकिन शीतल जी, यहाँ एक बात समझ में नहीं आती। फ़िलिस्तीन पर जब 2 साल तक नरसंहार हुआ, तो हमने देखा कि फ़िलिस्तीन को डिमोनाइज़ किया गया। उन मरते कट्टे लोगों पर जिस तरह का कवरेज हुआ, बहुत हैरान कर देने वाला था। न सिर्फ कि हमारी हिंदुस्तानियत, बल्कि हमारी इंसानियत पे भी सवाल पैदा करने वाला था। लेकिन ये केस ईरान के मामले में नहीं है। ईरान की तारीफ़ें हो रही हैं, ईरान के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों देख रहे हैं? अगर मुस्लिम ही फैक्टर है, तो ये क्यों है ये बदलाव? शुरुआत वैसे नहीं हुई थी। शुरुआत ईरान के साथ भी वैसे ही हुई थी। उसमें हुआ यह है कि इधर उनकी नीतियों से बहुत सारे राइट विंग के बड़े बड़े नाम असहमत होना शुरू हो गए। ये यही नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है।
लेकिन क्या इसमें ईरान में खासकर क्या ये भी एक वजह है कि हमारे यहाँ भारत में कितना भी दक्षिण पंथ हो, मुस्लिम नफरत हो, प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा हो, लेकिन एक एंटी इंपीरियलिज्म जो स्ट्रीक है, कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ भावना, क्योंकि कई सौ साल हमने उस साम्राज्यवाद को सहा है। क्या ईरान के मामले में कि एक अंडरडॉग जब इतनी बड़ी पावर की पिटाई कर रहा है, उसके ऊपर बमबारी कर रहा है और वाकई देखते देखते एक तरह से हार रहा है अमेरिका, तो क्या हम खुश हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्लिम नफरत भूल रहे हैं? एक सच से वो चीज़ बदली है। मैं इसको बहुत ढंग से मॉनिटर करता हूँ, सीरियसली इस पर टाइम देके करता हूँ। पहले हफ्ते सारे भारतीय दक्षिण पंथ को और दुनिया भर के दक्षिण पंथ को ये उम्मीद थी कि 3-4 दिन में ईरान की लीडरशिप को, जैसे पहले ही दिन आ गया खमनेई मारे गए, उनको लगा कि जब खमनेई मार दिए गए यानी अभी 1-2-3 दिन में सब पटरा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अपने मित्र हैं, हाँ। 1-2 साल ऊपर नीचे के हैं, सब बड़े बड़े उस पर रहे हैं, सब उस समय तालियां बजा रहे थे। आप देख लीजिए कि अभी 2-3 दिन में वेनेजुएला होने वाला है इसका और रिजीम चेंज होगी। उसी तरह की कल्पनाएं उनके प्रोग्राम्स में, उनके भाषणों में, उनकी सोच में, उनकी टिप्पणियों में, उनके कमेंट्स में भरी हुई थी। कि ट्रंप साहब को भी वो नापसंद करने लगा है, हिम्मत नहीं उसकी हो रही थी, क्योंकि उसके लीडर की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो कंफ्यूजन में था। लेकिन चाहता वो था कि ट्रंप जीते, इजराइल जीते। देखा नहीं आपने, एक वो है पता नहीं अपने को मेजर कर्नल कुछ कहता है, 5-6 साल उसकी नौकरी थी, लेकिन टेलीविजन चैनलों में बड़ा हीरो है हमारी। हाँ, हमारी तमाम विदेश नीति पर ऊट पटांग बातें करता रहता है, जिसको सरकार भी इंडोर्स नहीं करती, लेकिन सरकार उसको यूज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। वो तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो नतीजा उल्टा होने लगा, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। और वो जो लोग एक हफ्ते से पहले ऑबिचुरी लिख चुके थे ईरान की, और उनके अपने पुराने कार्यक्रम को देख नहीं पाएंगे, अब खुद देखें अगर तो उन्होंने पहले बदलना शुरू किया। ये बदलते भी बड़ी तेज हैं, हर सीजन में होता है। और फिर धीरे धीरे ये पूरा वो जो है अब ट्रंप के विरोध में आ गया। लेकिन तो उनके देवता को बुरा कहा तो फिर उन्हें भी बुरा कहना पड़ेगा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात हो गई। क्योंकि ट्रंप के दुश्मन ईरान और हमारे दुश्मन ट्रंप, तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। लेकिन अभी भी इजराइल को बुरा नहीं कह रहा कोई। हाँ, ये बात भी मानने वाली ये भी ध्यान से देखिए। राइट, हाँ, अभी इजराइल को नहीं कह रहे, ट्रंप से थोड़ा सा, चूंकि इजराइल कोई मोदी जी को कुछ अभी कह नहीं रहा है, वो अपना उसके इश्यूज हैं। वो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन है, पुरुष जो है, प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स हम लोग देखते थे, तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो लिखते लॉजिकल लिखने की कोशिश करते थे, तो ये हम लोग विपरीत राय ढूंढते रहते हैं, सच ढूंढने के तलाश में, तो उनकी ओर भी जाते थे हम, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं थे। फिर हमारे कार्यक्रमों में सत्य हिंदी में गजाला वहाब आती थी, तो उस युद्ध से पहले, 12 दिन की युद्ध से पहले एक कार्यक्रम में हम उतनी ही जानकारियों के साथ प्रस्तुत थे जितना मैंने आपको बताया, जो हमें पश्चिमी ढांचे से मिली है, और कुछ जो हमने अपने हिसाब से ईरान के बारे में समझी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी। इसने हमारी उत्कंठा उस पक्ष में बढ़ाई कि हम ईरान को जानने की कोशिश करें एग्जैक्टली, और पर्टिकुलरली ये सैनिक जो ताकत वगैरह में है, उनकी जो तैयारियां हैं, उनका जो समाज है, वो सब डाटा आने लगे कि उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और उनके यहाँ महिलाओं की भागीदारी कितनी है समाज की वर्किंग पॉपुलेशन में, और अन्य इतने दिन से वो बेचारा ये कठिनाई झेल रहा है सैंक्शन की, और सर्वाइव भी कैसे कर रहा है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित उन्होंने करना शुरू किया, और बाद में फैक्ट्स आने लगे, तो पता लगा कि हम लोगों ने गजाला वहाब वगैरह को ज़्यादा सुनना शुरू किया। और फिर उनके प्रवीण साहनी को भी, वो हमारे यहाँ इंटरव्यू वगैरह देने आए, तो हम सब लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। अल जजीरा की चौथी पत्रकार लेबनान में मारी गई है, और उसको धमकी दी कि वो वहाँ से हट जाए, वो नहीं हटी, उसको मारा, और वहाँ एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया कि वो मर जाए, जिससे इजराइल ने। तो ये चौथी पत्रकार है। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ तो 1 लाख लोग तो कम से कम पत्रकारिता का काम कर ही रहे हैं, शायद 10 लोग इस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, या 100 लोग, बहुत 100 तो ज़्यादा बड़ा नंबर मैं कह रहा हूँ। कि हम अपने पेशे के, हम पेशा लोगों पे का कत्ल होने पे रिएक्ट नहीं कर रहे भाई। हम बच्चों को हमने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बांट के सोचना या वो सब शुरू कर दिया है, तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो ह्यूमन है ही नहीं। वो या तो नफरत से भरी हुई है या झूठी सूचनाओं से भरी हुई है। अब मैं आ जाती हूँ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है,
और इस बदलती हुई दुनिया में, और इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में, जो जो दशकों में, सालों में नहीं, हफ्तों में बदल रही है शीतल जी, और ये सबको सरप्राइज़ कर रही है। और फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जब वो ये बातें कह रहे थे, मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है, और उसी दीवाने की बात एक एक सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जहाँ एक ऐसा देश जो 50 साल से सैंक्शंस के तले दबा हुआ है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा डिस्कनेक्ट है, वो समझता भी नहीं है कि शेयर बाज़ार जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट है या और दूसरा, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी बात, वहाँ मुल्ला राज है। और चौथी बात, वहाँ औरतों को ज़बरदस्ती जो है हिजाब पहनाने की जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है, जो कि अब नहीं है, सच नहीं है कि अब ज़बरदस्ती एक है सरकारी डिक्टेट, लेकिन औरतों को हमने देखा है आज़ादी से वहाँ घूमते हुए। एक ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर को न सिर्फ के चैलेंज करता है, बल्कि मुझे कहते में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि उसको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। आप बदलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली ऑर्डर बदल रहा था, हमने उसको स्वीकार करना ईरान की वजह से शुरू किया है। अच्छा। ये श्रेय उसको है। देखिए, अच्छा। जब यूरोप ने तय किया कि वो डॉलर के प्रभुत्व की जगह अपनी करेंसी लाएंगे, यूरो वो लेके आए। यूरो शुरुआत थी जब वर्ल्ड ऑर्डर में सचमुच में बड़ा डेंट होना शुरू हुआ। तो मुझे बताइए, तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहाँ है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं, अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है, और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है। ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। तो मुझे, अगर मैं सही समझ, अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं। क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरी उसे ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो अध्यक्ष दिल से हैं। ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। सच्चाई ये है, बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग, हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से मोदी तक। जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 अरब। 150 करोड़, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों की 150 बात करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है। क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, जो राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर। पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ के 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज़ पूरी तरह से सरकार भी नहीं है। वो लिस्ट में हैं और किसी तरह से सरकार है। तमाम तरह की यूएन वगैरह की और पश्चिम वगैरह की भेंट और उससे चलते हैं, बहुत कठिनाइयों में है, अराजकता है, मतलब ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनके पास सरकार होने की। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को उन 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं? अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा है, ये बीजेपी के संघ के मार्गदर्शक मंडल के बोल सकने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व ने, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है, मेरी क्या औकात है। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्व गुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए, वो संभव नहीं, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे जैसों। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको हटा दीजिए। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं। सत्ता का संतुलन है वो बदल चुका है और हमें अब जो है वो ग्लोबल साउथ में शिफ्ट होना है। नहीं, क्या आप यकीन करती हैं कि हमारे लोग किसी की सुनते हैं? किसी की हिम्मत है कि उनके सामने इस तरह की कोई राय, उनकी राय के विपरीत लेके साथ में बैठ के या टाइम लेके उनसे कह सकता है? संभव है ऐसा इस दौर में? सिर्फ चाटुकार रहेंगे उनके इर्द गिर्द।
कोई सवाल ही नहीं है, आईब्रो देख के चलेंगे वो। अच्छा जी, कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर मोदी जी ट्रंप से रिश्ता करना चाहते हैं तो पूरे प्रशासन तंत्र में, उनके चारों तरफ के आभा मंडल में और इस तरह की चीजों को कैश भुना लेने वाले एक बहुत बड़े कथित औद्योगिक और दलाल समाज में आप उसी तरह की गति होते हुए देखें। वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नज़दीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहाँ शांति प्रक्रिया हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। जब ब्रिक्स में हम गए, ये दुनिया, बदलती दुनिया को देखने समझने का मौका था। ब्रिक्स के जरिए आज हम ब्रिक्स में होते, भारत उस तरह से होता जैसे ब्रिक्स में होना चाहिए। कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है US का स्पाई है। यस, हमारी ये कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है, कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी वोरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से मिल रहा है, कतर देना चाह रहा है, दुबई के अलावा, दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ वो था, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो वैसे ही जैसे उसने ब्लाइंड खेला है, वैसे ही ब्लाइंड हमने खेला। हमारी कीमत नहीं, हमारी कोई कीमत कहाँ है? हमारी किस चीज की कीमत है? ये तो सब लोगों ने इस युद्ध में देख लिया ना, कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। इस दुनिया को किसी भी चीज पर हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि लोग हमारी तरफ आए। हम डिस्टर्ब हो गए हैं बुरी तरह से। वो हमारे रोज वीडियो भरे हुए हैं, देख लीजिए, हर जगह से मजदूर, मंडी से मजदूर निकल रहा है गाली देते हुए, सिर पीटते हुए, भूखे पेट, जिसकी कोई खबर हमारे खबर नवीसों को नहीं। लेकिन शीतल जी, गलती कहाँ हुई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल सिन? जो सबसे बड़ा गुनाह था, क्या वो ये था कि 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए और इजराइल जाके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 150 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लाया हूँ, उनका सलाम लाया हूँ, आप तो फादरलैंड हैं, मैं मदरलैंड हूँ, और सबसे करीबी मैं दोस्त हूँ आपका इजराइल का। वहाँ पे फिर उनको बहुत बेहतरीन शानदार एक मेडल पहनाया गया। वो तमाम चीज़ें हुई और कुछ घंटों बाद जंग शुरू हो गई। देखिए, दुनिया में कभी भी कोई नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ता, नफरत से भी नहीं बढ़ता, झूठ से भी नहीं बढ़ता। ये सब औजार हैं, लेकिन ये अगर आपकी बेसिक पॉलिसी इस पे आ जाए तो फिर संभव नहीं है। 2014 मई में हमारे साथ वही हुआ। हमें एक झूठ के बहुत बड़े प्रचार ने इस देश के जनमानस को मूर्ख बनाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पुराने दिन बुरे थे, पुराने लोग बुरे थे, पुरानी लीडरशिप बुरी थी, पुरानी हर चीज़ बुरी थी, अच्छे हम हैं, हम अच्छे दिन लाएंगे। कि वो 100 साल से कहते आ रहे थे, या जब से भी कहते आ रहे हैं कि 370 हटाते कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाएगी। 12 साल उनको हो गए। कश्मीर में चुनाव हुए, गवर्नमेंट को आपने म्यूनिसिपैलिटी बना दिया, उसके पास न पुलिस है, न कोई राइट है। सारे राइट वहाँ LG में है। जैसे आपने दिल्ली में केजरीवाल से सब राइट छीन लिए थे, सब LG को दे दिए थे। तो आपने सरकार नाम पे सिर्फ एक बिल्ला है, जिस सरकार के पास कोई हुकूमत का राइट ही नहीं, और आप वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं हुई हैं। फौज ज्यादा लगानी पड़ी, आपकी अर्धसैनिक बल ज्यादा लगाने पड़े, और आपको लोकतंत्र छीने रहना पड़ा। सैकड़ों लोगों को आपने जेल में डाल रखा है। बार बार आपका इंटरनेट वहां आपको बंद करना पड़ता है। बड़ी बड़ी घटनाएं पुलवामा, पहलगाम वगैरह हुई हैं, जो इससे पहले इतनी बड़े लेवल पर नहीं हुई थी। तो ऐसे ही अन्य आपकी जो आर्थिक नीतियां थी, उन सब ने इस देश के विकास को, सिर्फ आप आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं, जिसको अब दुनिया ने पकड़ लिया है। IMF ने पकड़ लिया कि आप आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। अमेरिका के डांटने पर
सैंक्शन को ऑनर करने के लिए रिश्ता तोड़ लिया। ईरान हमें अपना तेल छूट के साथ 5 दिन में आ जाता है, वहां से खुद अपने जहाज पे लाद के बिना जहाज का किराया लिए, बिना इंश्योरेंस लिए हमारे पोर्ट पे पहुंचाता था। और रुपए में ये कारोबार होता था। रुपया हमारे बैंक में, यूको बैंक में रखा जाता था। 50-60 हजार करोड़ ईरान का हमारे बैंक में पड़ा रहता था, और उससे ज्यादातर इंपोर्ट जो करता था हम भारत से खरीदता था। एक तरफा भारत, अब ये तो सोचिए भारत के फायदे का इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसको छोड़ के, इसको कैंसिल करके हम खुले बाजार में गए, जहां हमें कम से कम $10-12 पर बैरल ज्यादा पैसा देना पड़ा। वो जो हमारी सप्लाई सुरक्षा थी 5 दिन में आने की, वो खत्म हुई, भाड़ा ज्यादा देना पड़ा। और इस सब से हमने क्या किया, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। चीन ने नहीं किया तो चीन मिट गया क्या? मोदी जी प्रो अमेरिका है, आरएसएस प्रो अमेरिका है, दक्षिणपंथ प्रो अमेरिका है, कोई नहीं बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया इनमें से तो कोई है ही नहीं जो कुछ वहां कह सकता है। उन सबको प्रो अमेरिका होना पड़ा है। भले ही ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने चीन और भारत को नरक कहा है, उन्होंने नहीं, उनके एक विद्वान ने कहा है, ट्रंप ने उसको रिट्वीट किया। नहीं, और उनके विद्वान यहाँ आके कह गए कि जैसे चीन बड़ी हाँ, हम उस तरह से इंडिया को विकसित नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं, ये पत्रकार हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे, और अगर ऐसा है तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई हम सार्वभौम लोग हैं कि नहीं, हम आजाद हुए थे कि नहीं। जब हम दक्षिण पंथ की बात कर रहे हैं और आप प्रो अमेरिका होने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसमें तो स्वदेशी का मूल भी है। वो तो ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भाई यहाँ लोकल ही हमें करना चाहिए, क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, फिर मेक इन इंडिया सारे कार्यक्रम हैं। तो फिर ये प्रो अमेरिका होना, स्वदेशी भी होना, लोकल वोकल होना, मेक इन इंडिया, ये सब कॉन्ट्रास्ट नहीं? सब झूठ है। इनका कोई स्वदेश नहीं है। इनका सारा स्वदेश गौतम अडानी है, अंबानी है, 10-5 लोग हैं, वो और उनके हित, इनके हित हैं। उन्हीं को ये देश का हित बताते हैं और इनको देश पे पहनाते हैं, और देशवासियों को उनके देश हित ये इनकी वजह से लगातार खतरे में जा रहे हैं। एक ऐसा खतरा है जिससे हम सब प्रभावित हैं, लेकिन हम सब, इस देश के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे, उनकी सोच समझ ही कुंद है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेस करप्ट हैं। पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ बड़ा और अच्छा, हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। लोग अपने कल्चरल में कहूँगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान उनके इमेज का पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं वो इस लम्हे का इस्तेमाल करके उसे इम्प्रूव करना पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल, हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जो उनको अलग थलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग थलग करने की कोशिश भाई, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है।